Hello everyone. So our next topic is dipole in electric field. ठीक है? In previous classes we study about the electric dipole. Electric dipole क्या था? A pair of two equal and opposite charges separated with small distance apart. ठीक है? ये डायपोल था. हमने डायपोल का इंट्रोडक्शन देखा था, डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है हम वो भी फाइंड आउट किए थे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एंड एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन. क्लियर? जिससे हमको पता चला था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का क्यूब. जहां ये एक्स क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था. तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था इंटेंसिटी, ये डायपोल के चार्ज जो प्रोड्यूस करते हैं ना, हम वो फाइंड आउट किए थे. अभी हमारा जो टॉपिक है डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या करेंगे हम कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, ठीक है, कोई सोर्स होगा उसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डायपोल को रखते हैं तो क्या होगा. डायपोल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर डायपोल को रखा जाए तो क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो टाइप के होंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेसिकली हमको देखना क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल को रखते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है. तो हमको टॉर्क के लिए डेरिवेशन करना है कि टॉर्क ऑन अ डायपोल व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा. क्लियर? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं. क्योंकि सारे लाइन का जो सेपरेशन है देखिएगा वो इक्वल है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये सारे लाइंस जो है वो इक्वी डिस्टेंस है. अगर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आया कहां से, कोई चार्ज रहा होगा, कोई सोर्स रहा होगा, उस पर हमको नहीं जाना है, हमको ये मान के चलते हैं कि वी हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, कोई भी सोर्स से ही आया है, यूनिफॉर्म है. यहां हमको किसी डायपोल को रखना है, ठीक है, तो हम लेट सपोज हम डायपोल को थीटा एंगल बनाते हुए यहां रखते हैं. डायपोल में दो चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, डायपोल लेंथ 2l, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है. डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ये P जो है क्या है, डायपोल मोमेंट है जो निगेटिव टू किधर जाता है, पॉजिटिव जाता है. तो अब हमको टॉर्क प्रोड्यूस देखना होगा. सबसे पहले क्योंकि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इफ अ चार्ज Q is placed in electric field E, then the electric due to electric field a force exerted on the charge. ठीक है, तो पहले हमको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ दो चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं, तो कितना फोर्स होगा, दो फोर्स होगा. उसके डायरेक्शन को देख के फिर हमको फाइनल नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर कैसा होता है, इसमें जो भी फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज में, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जैसा ही होता है. जबकि नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स लगेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा. तो दो फोर्स लगा, एक पॉजिटिव चार्ज के चलते और एक नेगेटिव चार्ज पे. तो फोर्स कितना लगता है हमको ये पता है कि इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टेड इज Q इंटू E. ठीक है, तो क्योंकि ये प्लस Q वाले का था तो QE हो गया, माइनस Q वाले का भी क्या हो जाएगा, QE. यहां मैं माइनस Q तो नहीं लिखूंगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है. और देखिए सेम लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं जब नेट फोर्स निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा, नेट फोर्स निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा वेक्टर एडिशन से. और जब ये सब्सट्रैक्ट होगा QE माइनस QE, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो. बात समझ रहे हैं, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों सेम क्या बोलेंगे, दोनों जो है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, Q सेम है, E. बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम होगा, क्योंकि ये एरिया क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है. तो Q और E दोनों सेम है दोनों के, इसीलिए वो क्या हो गया, जीरो. अगर इसी जगह पे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये E1 हो जाता, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E2, दोनों अलग अलग होते तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता. देयर मस्ट बी अ सम अमाउंट ऑफ नेट फोर्स इफ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों पॉइंट पे सेम है, इसीलिए नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो. तो नेट फोर्स जीरो हो गया. किसी भी बॉडी का नेट फोर्स जीरो है मतलब वो कोई ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन वो नहीं करेगा, तो ये कोई लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. बट देयर इज अ कपल ऑफ फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दो एंड पे लग रहे हैं, इसको कपल कहा गया ना. और जब भी किसी बॉडी पे कपल एक्ट करते हैं तो वो कौन सा मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन. क्योंकि नेट देखिए, नेट फोर्स लीनियर मोशन कराता है और कपल फोर्स रोटेशनल मोशन कराता है. यहाँ नेट फोर्स हो गया जीरो, तो ये लीनियर मोशन तो नहीं कर पाएगा. अब यहाँ पे क्या हो गए, कपल ऑफ फोर्स हो गए, तो ये रोटेशनल मोशन जरूर कर सकता है. तो रोटेशनल मोशन में एक चीज आती है, रोटेशनल मोशन जब आप 11th में पढ़े थे तो आप टॉर्क को इंट्रोड्यूस किए थे. फोर्स जो लीनियर मोशन में होता है, रोटेशनल में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क. और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो चुका है, यहाँ पे जीरो हो चुका है. तो अगर मैं टॉर्क फाइंड आउट करूं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का. लेट सपोज मैं यहां इस पॉइंट को ए ले लूं, इस पॉइंट को बी ले लूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये पॉइंट हो गया सी. तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये होगा बीसी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, बीसी. ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बीसी. इसकी वैल्यू तो हमको नहीं पता है ना, हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फोर्स कितना था, नेट फोर्स नहीं, किसी एक चार्ज के चलते फोर्स कितना लग रहा है, क्यूई, फोर्स ड्यू टू अ चार्ज. ठीक है, कोई भी एक चार्ज के चलते. अब ये बीसी की वैल्यू चाहिए. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है जहां बीसी परपेंडिकुलर है और ये ए बी जो है हाइपोटेनियस है. साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ 2l है, तो ये हो जाएगा BC बाई 2l. और अगर यहां से आप BC फाइंड आउट करें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2l साइन थीटा. ठीक है, तो टॉर्क को हम लिख देंगे QE इंटू 2l साइन थीटा. अब Q इंटू 2l क्या होता है, PE साइन थीटा. अब देखिए टॉर्क स्केलर है या वेक्टर है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है. और क्योंकि ये साइन थीटा है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर में दो प्रोडक्ट होते हैं ना, डॉट और क्रॉस. डॉट में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट होता तो यहाँ कॉस थीटा आता और ये स्केलर होता, लेकिन यहाँ साइन थीटा है और ये वेक्टर है, तो इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है. तो वेक्टर फॉर्म में हम टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है ये कि हम टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द डायपोल व्हेन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर चुके हैं. क्योंकि ये साइन थीटा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है टॉर्क, तो इसके स्पेशल केस बनेंगे. मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा कितना होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए. क्योंकि साइन का है तो साइन की मिनिमम वैल्यू 0 पे आती है. तो अगर मैं स्पेशल केस दे दूं, यहाँ पे स्पेशल केस दे दूं, ठीक है, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या है आपका 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, टॉर्क हो जाएगा मिनिमम. तो मिनिमम टॉर्क के लिए थीटा मस्ट बी 0 डिग्री. इसका मतलब अगर ये यहाँ पे इसके लाइन में रखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देयर वेयर नो टॉर्क, वहां पे कोई टॉर्क होगा ही नहीं अगर ये इसकी लाइन में रखा जाएगा. ठीक है, और अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 91 PE मतलब मैक्सिमम. तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर रखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, मिनिमम के लिए ऐसा रखना चाहिए. तो इससे क्या समझे, टॉर्क क्या है, टॉर्क से क्या समझ रहे हो, अगर आप इसको रैंडमली किसी एंगल से रखे हो ना, तो टॉर्क क्या करता है पता है, इसको इसकी लाइन में लाना चाहता है, वापिस लाना चाहता है. और अगर ये ऐसा आ गया तो टॉर्क हो गया 0. ये ऐसा है तो कुछ टॉर्क लगेगा जो इसको यहाँ लाना चाहेगा, ये ऐसा है तो यहाँ पे क्या लगेगा मैक्सिमम टॉर्क. तो मिनिमम टॉर्क होता है आपका थीटा जब 0 है, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री. तो ये हम टॉर्क देख लिए जब ये यूनिफॉर्म में है.
जब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है डायपोल, तो कुछ टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है एज वेल एज कुछ फोर्स भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जबकि यूनिफॉर्म में ओनली टॉर्क, फोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स देखे, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम बहुत ही कम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए पढ़ रहे थे। जैसे पहले एक सिंगल चार्ज के लिए देखे, फिर डायपोल मतलब सिर्फ 2 चार्ज के लिए देखे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस डेली लाइफ में मैं बात करूं, कोई एक वायर है या कोई एक स्फीयर है, तो यहाँ क्या 1 या 2 चार्ज होगा? नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। इन प्रैक्टिस इफ यू आर गोइंग टू डील विद द चार्ज, तो कोई 1 या 2 चार्ज नहीं मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो वहां पे आपकी जो क्वांटाइजेशन थ्योरी है वो काम नहीं करेगी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए हम उसको प्रिफर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो हम एक नया डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे चार्ज का, उसको कहा गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई बॉडी पूरा का पूरा क्या होता है, चार्ज्ड होता है, तो उसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही लगा रहता है, ठीक है। अब बॉडी कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम 3 तरीके से देखेंगे, एक लीनियर, एक सरफेस एरिया जो 2 डायमेंशनल होगा, और एक वॉल्यूमेट्रिक जो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तो समझ गए ना कि इन प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डील अबाउट अ नंबर ऑफ चार्जेस। इन दिस केस वी हैव टू अडॉप्ट अनदर टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि इससे पहले अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ चार्ज था, तो क्वांटाइजेशन थ्योरी अडॉप्ट की जा चुकी थी, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कोई वायर जिसमें सिर्फ क्या है, लेंथ है, तो मैं बोल सकता हूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये किसमें होगा? ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होगा। किसमें होगा? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब जिसका एक ही डायमेंशन होता है, सिर्फ लेंथ वगैरह। तो लेट सपोज हम एक वायर लेते हैं, इस वायर का लेंथ है L, और इस पूरे वायर पे प्लस Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ L एंड लेट द प्लस Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसका? प्लस Q चार्ज का। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे एक टर्म आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा? द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू Q इंटू L। ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट में होता है? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ गई Q बाई L। अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल सकते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होगा। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें सिर्फ क्या होगा? एरिया होगा। जिसमें सिर्फ क्या होगा? एरिया। तो लेट सपोज हमारे पास एक सीट है। सीट मतलब जिसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, ठीक है। लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। एरिया, हाइट कंसीडर नहीं करते अपन, सिर्फ एक प्लेन सीट है, ठीक है। तो इसका एरिया है सरफेस एरिया S। लेट सपोज सरफेस एरिया क्या है? S, और इसके सरफेस एरिया पे प्लस Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में इस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको कहा गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहा गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो क्या होगी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा हो जाएगा Q बाई S, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई S। एक और टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है 3 डायमेंशनल, तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना? ये अपन जब आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे तो ये यूज होगा, ये फॉर्मूला वगैरह। तो ये बस ध्यान रखना कि 1 डायमेंशनल में लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशनल में सिग्मा होता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो वो होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी
जिसको रो से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल मतलब आप एक स्फीयर भी ले सकते हैं, आप एक सिलेंडर भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं। ठीक है, एक क्यूब भी आप ले सकते हैं 3 डायमेंशनल में। ठीक, जिसका वॉल्यूम, जिसका क्या होता है, कोई एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इफ अ क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम V, देन द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पैरामीटर्स हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये हमको यूज होंगी आगे के टॉपिक्स में, तो इसका इंट्रोडक्शन देखना जरूरी था अभी। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और टॉपिक छूटता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्योरेटिकल है, इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो बहुत ही इजी है, थ्योरी है, ड्रॉ करने के लिए भी आता है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास कोई चार्ज Q है, इस Q चार्ज का जो इफेक्ट है एक पर्टिकुलर फील्ड तक होता है, जहां पे अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज को लाऊं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है। तो अब कोई चार्ज रख दिया मैं रेंडमली, अब इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैसा है, ये तो हमको नहीं पता ना, कितने दूर तक है, तो हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये लाइंस नहीं होती, इमेजिनरी हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड एनी चार्ज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसका डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो लाइंस लाएंगे उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और प्रीवियसली हम ये जान चुके हैं कि प्लस चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, और माइनस के लिए क्या होता है, इनवर्ड। तो इसका डेफिनेशन हो गया, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड एनी चार्ज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये होती हैं आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड। जबकि मैं अगर निगेटिव चार्ज की बात करूं, सिंगल निगेटिव चार्ज, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड, क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, ये हो गया सिंगल निगेटिव चार्ज, ये हो गया सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है आगे, तो जहां ये जा रही है डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ये दूर जाएंगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो ये तो हो गया एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर एक डायपोल है या 2 सेम चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा, प्रॉपर्टी इसकी पूछती है बहुत ज्यादा। पहली प्रॉपर्टी, फॉर पॉजिटिव चार्ज the direction of electric field lines is outward, and for negative charge the direction is inward. When the two positive and negative charge are kept nearby each other, the direction of field line is from positive charge to negative charge. field line कहां से कहां जाती है, positive charge to negative charge. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, two lines never intersect each other. two lines never intersect ईच अदर, ये हम बोल सकते हैं। एक और अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्यों, इसका रीजन पूछता है, तो ये रीजन अपन डिस्कस करेंगे। पहले सारी प्रॉपर्टीज देख ले। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए द डायरेक्शन इज आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। अगर 2 चार्ज हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Two electric field lines never intersect each other, while two electric field lines also never form a closed loop. एक और चीज, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, तो ये लाइंस जो है वो पास पास होती है, क्लोजर अपार्ट। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां ये लाइंस क्या होती हैं, फार्दर अपार्ट। जैसे देखो, इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना, तो यहाँ ये जो लाइंस है वो क्लोजर अपार्ट है। अगर मैं बात करूं ये इस एरिया की, क्योंकि ये दूर है चार्ज से, तो यहाँ फील्ड क्या होगा, वीक होगा, तो यहाँ लाइंस भी क्या है, दूर दूर है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइंस आर क्लोजर अपार्ट,
while the for weak electric field the lines are farther apart. एक और चीज, अगर जैसे कर्व शेप में है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस शेप में कर्व में, तो आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो इसका जो टेंजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होता है वो किसका डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। द टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 6 से 7 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लेकिन ये 2 प्रॉपर्टीज मेन है क्योंकि इनका रीजन पूछता है कि वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते या वो क्यों लूप फॉर्म नहीं करते। तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो अगर इंटरसेक्शन होगा, जब भी इंटरसेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन होने चाहिए, मोर देन 1 डायरेक्शन, तब जाके वो इंटरसेक्ट करेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई, बिकॉज फॉर इंटरसेक्शन 2 डायरेक्शन रिक्वायर्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हैविंग ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेम रीजन आप देंगे क्लोज लूप के लिए, एक ही डायरेक्शन है तो ये जाएगा ना उधर, लूप के लिए तो इसको वापिस आना पड़ेगा, तो इसके लिए 2 डायरेक्शन चाहिए, जबकि उसका क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक ही डिफरेंस है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम आगे चैप्टर में देख सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ड्रॉ करने के लिए आता है तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा ड्रॉ कर देंगे, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे अपन, और 2 सेम चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो माइनस क्यू है प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो माइनस के लिए क्या होता है भाई, इनवर्ड है ना, इधर का भी आता है इनवर्ड, ये ऐसा आता, ये ऐसा आता, अगर प्लस नहीं होता उधर तो प्लस के लिए क्या होता है, आउटवर्ड, प्लस के लिए क्या होता है, आउटवर्ड, ये ऐसा जाता, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे के फील्ड में है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो लाइन इंडिविजुअली जा रही है ये क्या हो जाएगी, एक कर्व शेप में, ये क्या हो जाएगा, एक कर्व शेप में, क्यों, क्योंकि ये इधर को ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, ये हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है, तो ये ऐसा। तो जो डायरेक्शन है, प्लस के लिए आउटवर्ड, माइनस के लिए इनवर्ड, दिख रहा है ये, प्लस के लिए आउटवर्ड और माइनस के लिए इनवर्ड। तो हम इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जो प्लस से कहां जा रहा है, माइनस में जा रहा है। अगर सेम चार्ज होते, क्या होते, सेम चार्ज, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए क्या होती है, आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। यहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स एक्ट करेगा, तो ये जो लाइंस थी ये रिपेल हो जाएंगी, ये जो लाइंस जानी थी ये क्या हो जाएंगी, रिपेल, इसके चलते, और इसकी लाइंस भी क्या हो जाएंगी, रिपेल, ऐसे। तो यहां बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहां दोनों साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, जबकि यहां क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। तो एक कंटिन्यू, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, ये ब्रेक नहीं होते, कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है, बीच में कहीं भी इसके ब्रेक नहीं होता है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। क्लियर है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे गॉस लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, फाई से। तो फ्लक्स क्या है, अब देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है। वहां आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, किसी ऑब्जेक्ट को रखे कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, ठीक है। और कैसे पास होती है, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट नॉर्मली टू इट्स सरफेस, ठीक है, प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, ठीक है, मैं क्या रख दिया, कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया,
अब यहां से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, पास होंगी, ठीक है। और कैसे, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के नॉर्मली। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, पासिंग थ्रू एनी ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू इट्स सरफेस प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या फिर हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया होगा, इस सरफेस का जो एरिया होगा। यहां पे देखिए हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, जबकि एरिया क्या होता है, स्केलर होता है। ये ds क्या है, एरिया वेक्टर, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, देखिएगा एस सरफेस एरिया होता है, उसके सामने डी लगा है, डी मतलब स्मॉलर एरिया, और स्मॉलर एरिया को हम वेक्टर ले सकते हैं। स्मॉलर एरिया क्या होता है, वेक्टर होगा, ठीक है। कैसे, एरिया वेक्टर क्या है समझो, जैसे ये कॉपी है, ये क्या है, एक कॉपी है, तो क्या होगा, जैसे ये इसका सरफेस है, ये क्या है, इसका सरफेस है, इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा। यहां पे मैं एक स्मॉलर सेक्शन ले लिया, तो हो गया स्मॉल एरिया। अब स्मॉल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो ध्यान देना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है नॉर्मली आउटवर्ड, तो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ऐसा इधर होगा। अगर ये ऐसा रखा होता, ये स्मॉलर एरिया है, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। इसका स्मॉलर एरिया का नॉर्मली आउटवर्ड, जैसे ये मार्कर सिलिंड्रिकल शेप में है, ये क्या है, स्फेरिकल, ठीक है। अब देखो, अब यहां से इसका क्या हो जाएगा, एरिया नॉर्मली आउटवर्ड, इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड। सॉरी मैं स्फेरिकल बोल दिया था, सर्कुलर, दो सर्कुलर और एक प्लेन, तो इसका क्या हो जाएगा, इधर। तो हर एक सेक्शन का एक छोटा एरिया लेंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है कि स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया, ठीक है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एरिया है उसमें एक स्मॉलर एरिया कंसीडर करेंगे और उसका डायरेक्शन लेंगे नॉर्मली आउटवर्ड, तो ये गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि वो रखा गया है, तो फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। या द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैंने दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और एरिया वेक्टर भी वेक्टर है, जबकि फ्लक्स जो है वो स्केलर है। फ्लक्स कैसा है, वो स्केलर है, ठीक है। ऐसा यूनिट बता दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट है, तो फाई क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा, जहां थीटा क्या होगा, ई और डी एस के बीच का एंगल। थीटा क्या होगा, ई और डी एस के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, आपका थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही हम फिर आगे देखेंगे गॉस लॉ, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम उसमें रिवाइज टाइप का कर लेंगे। ओके, थैंक यू।